ओके, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा फर्स्ट एड का टॉपिक है वो है बर्न, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आज हम जानेंगे कि बर्न क्या है, क्यों होता है, क्या क्या कारण है, साइन सिम्टम और फर्स्ट एड, है ना। चलिए, क्या होती है बर्न, कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, वैसे जानते सब लोग हो, क्योंकि कभी न कभी किसी ने किसी को कुछ बर्न हुआ ही होगा, है ना। कोई दिया जलाते समय, कोई पटाखे बजाते समय या खाना बनाते समय, है ना। तो बर्न को हम डिफाइन करते हैं कैसे कि बर्न इज डिफाइंड एज स्किन इंजरी। ओके, तो बर्न एक टाइप की स्किन इंजरी है कॉज्ड बाय हीट, ठीक है ना। इस टाइप की इंजरी जो हीट के कारण हो उसको हम बर्न कहेंगे। बर्न इज क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्या है? डिपेंडिंग अपॉन कॉज, ठीक है ना। कारण के आधार पे जो हम बर्न का क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है, एक तो होता है ड्राई हीट बर्न, ठीक है, सूखी हीट या ड्राई हीट। दूसरा स्केल्ड्स, जिसको हम वेट हीट बर्न भी कहते हैं, ठीक है ना। गर्म दूध पानी लिक्विड से जल जाए। इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रिक बर्न, एक होगा केमिकल बर्न और एक होगा रेडिएशन बर्न, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन कॉज। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले आता है ड्राई हीट बर्न। जो है उसमें हीट ड्राई होगी, कोई भी लिक्विड या वेट उसमें इनपुट नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है बर्न बाय फ्लेम्स। डायरेक्ट आग लगी हुई है, फ्लेम जल रही है, उसके टच हो जाए, उसके संपर्क में आ जाए तो वो इस टाइप की बर्न होगी, ठीक है ना। कोई आग जैसे कहीं लग जाती है तो उसमें जो बर्न होता है वो ड्राई हीट बर्न होगा, इस टाइप का। इसके अलावा कॉन्टेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज़ है, गर्म वस्तु हमने पकड़ ली, ठीक है, पता नहीं है हमें, और उसके टच हो गया हाथ, जैसे आयरन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो हो गया। और कोई गर्म बर्तन यदि है उसको हमने टच कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन भी एक प्रकार की ड्राई हीट है। फ्रिक्शन क्या है? रगड़ लगना, ठीक है। कोई जैसे बहुत तेज पहिया मूव कर रहा है, उसको आपने हाथ लगाया तो इतना तेज फ्रिक्शन होगा कि यहाँ जल जाएगी स्किन, है ना। ऐसे ही कोई रस्सी है, एकदम से हाथों से रगड़ती हुई निकले, तेजी से कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो भी क्या होगा? इस टाइप का बर्न होगा, ड्राई हीट बर्न, है ना। ड्राई हीट बर्न के ये एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट आता है स्केल्स या वेट हीट बर्न। जैसा कि क्लियर है कि वेट होगा, वेट मतलब उसमें या तो लिक्विड होगा या स्टीम होगी, ठीक है ना। तो इन दोनों तरीकों से यदि जलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केल्स कहेंगे या वेट बर्न कहेंगे, है ना। तो वेट हीट बर्न इंक्लूड बर्न इंजरी बाय स्टीम और हॉट लिक्विड सच एज टी, कॉफी, मिल्क, बॉइलिंग वाटर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बर्न क्या है? इलेक्ट्रिक बर्न, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका या करंट लगता है वो भी एक टाइप का बर्न है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बर्न इंक्लूड लो वोल्टेज करंट, कोई छोटा सा झटका अगर लगा है डोमेस्टिक अप्लायंसेस से, फ्रिज में करंट आ रहा है, कूलर में करंट आ रहा है, सबसे ज़्यादा कूलर में ही आता है ना, क्योंकि इसमें पानी भी होता है। पंखे में आ गया, ठीक है ना। इवन और कोई वायर कोई जा रहा है, उसमें छोटा सा कट है, वहाँ से करंट आ गया। इसके अलावा कई बार हाई वोल्टेज करंट भी लग जाता है, जिसमें मेन जो केबल होती है उसके टच में आ जाते हैं, जैसे ये हमारे इलेक्ट्रीशियन वगैरह उसके टच में आ सकते हैं थोड़ी सी लापरवाही से। और लाइटनिंग स्ट्राइक, जो आसमानी बिजली गिरती है उसमें भी जो बर्न होता है वो इलेक्ट्रिक बर्न ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए इलेक्ट्रिक बर्न या बिजली के कारण होने वाली बर्न के बारे में। उसके बाद आता है केमिकल बर्न। कुछ जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे एल्कली हो, वो दोनों ही बर्न करते हैं, स्किन को जला देते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपने सुना होगा या देखा होगा एसिड के कारण जलते हैं, बट अगर एल्कली स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मली ये नहीं मिलते हैं बट लैब्स वगैरह में होते हैं, उसके संपर्क में आ जाए तो वो भी जला देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं जिनके अंदर एसिड वगैरह की मात्रा हो, एल्कली की मात्रा हो, बैटरीज वगैरह बनती हैं,
और इसके अलावा कई बार इन केमिकल्स की फ्यूम्स या गैसेज वो भी अंदर जाके भी नुकसान पहुंचा सकते हैं केमिकली, ठीक है। तो वो हमारा केमिकल बर्न होगा। डोमेस्टिक केमिकल्स जो घरों में यूज़ होते हैं, जैसे पेंट स्ट्रीपर। पेंट स्ट्रीपर क्या होता है? पेंट को हटाने के लिए केमिकल आता है ना, वो है। कास्टिक सोडा जो घरों में यूज़ होता है। वीड किलर, ठीक है ना। वीड किलर क्या होते हैं? ये एग्रीकल्चर खेती में यूज़ होते हैं ना, रसायन होते हैं, तो इनसे भी जल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा केमिकल बर्न। नेक्स्ट बर्न आता है रेडिएशन बर्न। अब रेडिएशन बर्न क्या है? रेडिएशन भी एक स्पेशल टाइप का बर्न है जब किसी न किसी रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, और ये ऐसा बर्न है कि नॉर्मली पता भी नहीं चलता और जल जाते हैं, है ना। बाद में पता लगता है अरे रेडिएशन के संपर्क में आए थे। तो जिसके अंदर ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज या सनलैम्प, एक्सरे, ज़्यादातर जो केसेज हैं ये एक्सरे बर्न से रेडिएशन वाले देखे जाते हैं, और या कहीं रेडियो एक्टिव सोर्स से मिले, जैसे अगर कोई एटॉमिक पावर सेंटर है और वहाँ से रेडिएशन लीक हो गया, ठीक है ना, या कोई ऐसा रेडियो एक्टिव केमिकल है, मेटल है, वो कहीं बाहर छूट गया और उससे रेडिएशन निकल रहा है, तो रेडिएशन बर्न हो सकता है। ये भी काफ़ी सीवियर होता है, खतरनाक होता है। ओके, अब आता है सीवियरिटी ऑफ बर्न इंजरी, ठीक है ना। कितनी खतरनाक बर्न इंजरी हो सकती है? नॉर्मल ऐसी भी हो सकती है कि कुछ फर्स्ट एड करने की ज़रूरत भी ना पड़े, थोड़ा सा टच हुआ, ऐसे ऐसे कर लिया, पानी में डाल लिया, काम खत्म। वो भी एक टाइप की वैसे फर्स्ट एड ही है, बट बहुत ही रेयर उसमें डेथ होती है। बट कई बार बर्न इतनी सीवियर हो सकती है कि तुरंत डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सीवियरिटी के आधार पे भी हम बर्न का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर मान लो कोई क्लासिफिकेशन पूछे तो आप उसमें क्लियर करें कि जो क्लासिफिकेशन बताना है वो बेस्ड ऑन सीवियरिटी बताना है या बेस्ड ऑन कॉज बताना है। तो बेस्ड ऑन कॉज क्लासिफिकेशन में तो ये आ जाएंगे इलेक्ट्रिक और जो वेट हीट हमने अभी स्टडी किए, और बेस्ड ऑन सीवियरिटी है तो फिर ये वाला क्लासिफिकेशन आएगा जिसमें डेप्थ ऑफ बर्न हम बताते हैं, कितनी गहराई तक बर्न हुआ है, तो उससे सीवियरिटी पता चल जाएगी, ठीक है। या कई बार एक्सटेंट ऑफ बर्न भी बताते हैं। ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है जो सीवियरिटी बताते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ बर्न के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या है। एज पर डेप्थ ऑफ बर्न कि कितनी गहराई तक टिश्यू इंजर हुआ है, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो होता है सुपरफिशियल बर्न या डीप बर्न, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, सुपरफिशियल होगा, डीप जो है वो हमारे अंदर के टिश्यू भी बर्न हो जाएंगे। तो सुपरफिशियल में यदि हम देखें, सुपरफिशियल बर्न में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ बर्न ओनली आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज बर्न, और आउटर लेयर हमें पता है कौन सी होती है? एपिडर्मिस। तो इसमें सिर्फ एपिडर्मिस बर्न होगी और कुछ नहीं होगा। अब एपिडर्मिस जब बर्न होती है सिर्फ सुपरफिशियल लेयर, तो इट इज मोस्ट पेनफुल, सबसे ज़्यादा पेन इसी में होता है सुपरफिशियल बट पेनफुल सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स हैं वो यहाँ तक आती हैं और वो पूरा का पूरा पेन रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाती है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री बर्न, और कई बार वर्ड हम यूज़ करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, तो वो सुपरफिशियल वाला होता है, उसी को हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। कई बार जब हॉस्पिटल जाते हैं कोई केयर करने के लिए पेशेंट की, तो वहाँ भी हमें उसकी फाइल पे फर्स्ट डिग्री बर्न या सेकंड डिग्री बर्न ये लिखा हुआ मिलता है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न से समझ जाना कि उसको सुपरफिशियल बर्न हुआ है। वो पेनफुल तो होगा बट ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, ठीक है ना। डेथ उसमें होने के नहीं के बराबर चांस है। साइन एंड सिम्टम यदि देखें तो सुपरफिशियल बर्न में रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी यानी पेन होगा बहुत ज़्यादा हाथ टच करते ही, और स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इवन फफोले भी बन सकते हैं, ठीक है ना। बट स्वेलिंग दिखेगी रेड होगा पूरा और पेनफुल होगा। तो ये क्या होंगे? सुपरफिशियल बर्न के साइन सिम्टम। अब आता है डीप बर्न। डीप बर्न अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, एक पार्शियल थिकनेस डीप बर्न और एक फुल थिकनेस डीप बर्न, ठीक है। तो इस बर्न में क्या होगा कि एपिडर्मिस तो जली गई प्लस डर्मिस भी जल जाती है, दोनों लेयर जल जाती हैं। दिस कंडीशन इज लेस पेनफुल। अब गहराई तक जला बट पेनफुल लेस है, क्यों? क्योंकि इसमें जो नर्व थी वो भी जल गई, क्योंकि नर्व सुपरफिशियल तक आई, अब नर्व जली गई, खत्म ही हो गई, तो पेन कैसे फील होगा? तो इसमें पेन
कम फील होता है, जो थोड़ी बहुत नर्व बचती हैं वो पेन लेके जाती हैं, अदरवाइज इसमें पेन कम होता है, ठीक है ना। अच्छा, सम टाइम इट इज पेनलेस, कई बार बिल्कुल भी पेन नहीं होता, और गहराई तक चल जाए तो पेन बिल्कुल नहीं होता, इतना देखने में ऐसा लगता है कि अरे बेचारा कैसे सांस ले रहा है, रो क्यों नहीं रहा, रोएगा कैसे, उसको पेन नहीं हो रहा, बट सुपरफिशियल में दाढ़े मार मार के चिल्लाते हैं ना कि उसमें पेन ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें नर्व एंडिंग जल जाती है। अब ये जो डीप बर्न दो टाइप का हो गया, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, ये क्या होंगे इनको हम देख लेते हैं। पार्शियल थिकनेस में क्या होगा कि दोनों लेयर जल जाती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, बट नीचे के जो टिश्यू होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, तो ये सेकेंड डिग्री बर्न कहलाएगा या पार्शियल थिकनेस डीप बर्न हो जाएगा। ओके, और ये फर्स्ट डिग्री की बजाय कम पेनफुल होता है, बट इसमें फफोले बनते ही बनते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है बने, बट इसमें बनते ही बनते हैं, तो सेकेंड डिग्री बर्न हो गया। उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न में क्या होगा, फुल थिकनेस बर्न हो जाएगी। फुल थिकनेस बर्न को कैसे बताएंगे कि इन दिस टाइप ऑफ बर्न बोथ लेयर्स आर बर्न अलोंग विद सम अंडरलाइन सबक्यूटेनियस टिश्यू, वो भी बर्न हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी बोन्स और मसल्स तक भी वो पहुंच जाता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू, बोन, मसल, इनमें से कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फुल थिकनेस बर्न में आएगा या थर्ड डिग्री बर्न में आएगा, ठीक है ना। दिस कंडीशन इज अगेन पेनलेस, पेन नहीं होता है इसमें, बिकॉज नर्व एंडिंग्स आर डेस्ट्रॉयड, वो खत्म ही हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डीप डेप्थ ऑफ द बर्न। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है एक्सटेंट ऑफ बर्न, की जो परसेंटेज है जो नॉर्मली निकालते हैं कितना परसेंट जला, वो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से होता है, तो इसको हम TBS से भी बोलते हैं या एस्टिमेटेड EBS से भी बोलते हैं। TBS मतलब टोटल बर्न सरफेस एरिया, या E मतलब एस्टिमेटेड बर्न सरफेस एरिया, कि पूरी बॉडी का कितना परसेंट एरिया जला है। तो पूरी बॉडी के सरफेस एरिया को हम क्या मानते हैं, 100%, उसका कितना पार्ट जल गया वो हमारा परसेंटेज निकालते हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम रूल ऑफ 9 बोलते हैं। तो ये इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, व्हाट इज रूल ऑफ 9, या एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न यूजिंग द रूल ऑफ 9, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लेना कि एक्सटेंट ऑफ बर्न इज डिटरमाइंड बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसको हम 100% मानेंगे और इसको हम परसेंटेज में शो करेंगे। इट इज असेस्ड बाय रूल ऑफ 9 एज शोन इन द टेबल। तो इसको हम कैसे असेस करेंगे, रूल ऑफ 9 से। तो आप लोगों ने शायद बर्न वार्ड में ड्यूटी की है क्या, नहीं की, ओके। जब बर्न वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ जो पेशेंट की फाइल होती है उस पर जो बर्न वाला जो वार्ड होगा स्पेशल उसी के जो फाइल के ऊपर फर्स्ट पेज पे ही फोटो बनी होती है आगे की और पीछे की, ठीक है ना, पेशेंट की। और फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि जितना एरिया जला उसको शेडेड कर देते हैं, ठीक है ना, और उस शेड को करने के बाद फिर परसेंटेज निकालते हैं। जैसे अगर मान लो लेफ्ट आर्म जली है, ठीक है, एडल्ट में पूरी जल गई एक आर्म, तो उसको हम 9% मानेंगे, एंटायर आर्म, है ना, और चिल्ड्रन में भी 9% मानेंगे। अगर आधी आर्म जली है तो इसका हाफ कर देंगे, 4.5%, उससे भी कम जली तो 2.5% इस प्रकार हम परसेंटेज शो करेंगे। राइट आर्म भी जली, दोनों हाथ जल गए तो 9 और 9 18% हो गया। अब आधा ये जला आधा ये तो 4.5 फिर 9 हो गया। इस प्रकार हम उसको निशान लगा के टोटल परसेंटेज काउंट कर लेंगे। इसी प्रकार यदि हेड एंड नेक जला, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर का एरिया जला तो वो एडल्ट में तो 9% ही काउंट होगा, बट बच्चे में 18% काउंट होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में हेड एंड नेक जलना मतलब ज़्यादा सीवियर हो गया, डेथ होने के ज़्यादा चांस है, इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज इसकी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो 18% हो गया, जबकि एडल्ट में 9% ही माना जाएगा। उसके बाद चेस्ट का आ जाते हैं। अगर फ्रंट से जला है तो 9% और चिल्ड्रन है तो उसमें भी 9% ही इसको मानेंगे। उसके बाद एब्डोमन 9%, जेनाइटेलिया को 1% एक्स्ट्रा मान लेते हैं और बच्चों में 9% ही मानते हैं, ठीक है। बैक में पूरा लेते हैं, यहाँ आधा आधा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, पूरा लेंगे वो 18 हो जाएगा। वैसे भी आधा आधा भी मान सकते हैं।
एडल्ट में भी और बच्चों में भी। अगर बैक जल गई तो 18% हो गया। उसके बाद लेग में यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। एक लेग 18% की है एडल्ट में और चिल्ड्रन में 14%, ठीक है ना। और एंटायर लेग राइट दूसरी साइड की भी 18% है और चिल्ड्रन में 14%। तो टोटल दोनों का ही यदि हम करें तो वो 100% आ जाता है। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई जला तो कितना परसेंट जला, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे, कोई जल गए तो बताते हैं ना कि वो 30% जल गया, 40% जल गया, तो वो इसके बेस पे होता है। बट इसमें डेप्थ नहीं बताई जाती। कई बार यदि सुपरफिशियली जला है तो 90% वाले भी बच जाते हैं, अगर डीप जला है तो कई बार 20% वाले भी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के मिला के ही हम उसकी सीवियरिटी को तय करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार जो मैंने आपको बताया था ना कि जो वहाँ पिक्चर बनी होती है, तो इस टाइप की पिक्चर होती है। तो ऐसे हम उसको शेडेड करके और टोटल निकाल लेते हैं कि कितना बर्न सरफेस एरिया होगा। ओके, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जो आंसर हमारा बनता है कि व्हाट फर्स्ट एड यू विल प्रोवाइड इन केस ऑफ बर्न, क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द सोर्स एंड पुट ऑफ द बर्निंग फ्लेम्स बाय रैपिंग द पार्ट इन थिक शीट। सबसे पहले सोर्स से हटाएंगे, ठीक है। सोर्स क्या हो सकता है, जैसे बिजली सा है तो तार, तो सबसे पहले तार को अलग करना। उसके लिए क्या करेंगे, कोई लकड़ी का या जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता और रबर शीट वो लेके उसको हटाएंगे, है ना। या मेन स्विच बंद कर देंगे। और आग से जल रहा है तो उसको सोर्स को दूर करेंगे और उसको साइड में लेके आएंगे। तो मेन होगा कि हमें सोर्स के ऊपर ही फर्स्ट एड नहीं करनी है, उसे हटा के करना है। फिर क्या करेंगे, आग बुझाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप लोगों ने जगह जगह पोस्टर्स भी देखे होंगे कि रोल करना है मोटी थिक शीट के अंदर, चाहे कंबल हो चाहे चादर हो कुछ भी हो, उसके अंदर फटाफट उसको रोल कर दो। कुछ भी नहीं हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है तो उसको कहेंगे कि रोल हो जा, यानी खुद वो रोल करेगा अपने आप को, बॉडी को रोल करेंगे तो भी आग बुझ जाती है। कैसे बुझती है कि जब वो जलने वाली जो एरिया है वो सरफेस नीचे आती है तो उस एरिया का बुझ जाता है, फिर आगे का ऐसे 3-4 रोल करेंगे तो नॉर्मली वो जलती हुई आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो बेस्ट प्रेफर तो हमें किसी कपड़े या शीट के अंदर रोल करना है, वो रोल नहीं मिले तो डायरेक्ट कैंडिडेट भी रोल हो सकता है। तो अगर किसी के साथ ये कंडीशन हो जाए तो घबराना नहीं, ज़मीन पे लौटना शुरू कर देना, ठीक है। या अगर पानी अवेलेबल है तो उसमें चले जाओ, ठीक है ना, पानी में डूब जाओ, जलने से तो बचेंगे, है ना। ओके, अच्छा, स्टार्ट कूलिंग द इंजरी एज सुन एज पॉसिबल। अब जैसे आग बुझ गई तो भी पानी डालना ज़रूरी है, या तो पानी में चले जाओ, कूद जाओ, और या पानी लगातार डालो। क्यों, अब कई बार लोग सोचते हैं कि बुझ तो गई अब पानी क्या डालना, बट यहाँ पर कूलिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि कूलिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि जैसे यहाँ बुझ गया बट ये तो गर्म है तो वो नीचे के टिश्यूज़ को जलाता रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी कोई जलने वाला या कोई पार्ट जल जाए बॉडी पार्ट तो उसको कई देर ठंडे पानी के नीचे रखो। ठंडे पानी के नीचे डालते ही एक बार जलन शांत होगी, बट रखे रखो, क्योंकि अगर हटाया तो फिर अंडरलाइंग टिश्यू बर्न होने शुरू हो जाएंगे। तो पूरी तरह उस बॉडी पार्ट की कूलिंग करनी है, ठीक है। ठंडे पानी के नीचे रखो और ज़्यादा जला हुआ है तो उसको पानी के अंदर वो कहते थोड़ी देर बैठा रहे पानी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेल्प द कैजुअलिटी टू सिट और लाई डाउन। जब पूरा कूलिंग हो गया तो फिर उसको कहीं लेटने के लिए कह देंगे या बैठने के लिए कह देंगे, आराम करें, है ना। और उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कर देंगे, है ना। अच्छा, इफ पॉसिबल ट्राई टू प्रिवेंट द बर्न एरिया फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द ग्राउंड टू कीप द बर्न एज क्लीन एज पॉसिबल। अब बिठाते समय भी ये ध्यान रखें कि जो एरिया जला हुआ है वो ज़मीन के टच नहीं हो, क्योंकि ज़मीन के टच होगा तो वहाँ मिट्टी होगी और इन्फेक्शन हो जाएगा। बर्न वाले एरिया में बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि वहाँ के जो डिफेंस सिस्टम है वो तो डाउन हो चुका होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भी बैक्टीरिया उसको जगह मिलेगी वो अंदर चले जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्फेक्शन से भी हमें उसको बचाना है। अच्छा, डू नॉट टच और अदरवाइज इंटरफेयर विद द बर्न। अब जब वो ठीक हो गया, बैठा हुआ है, हमने ठंडा कर दिया, अब उस पार्ट को जो जला हुआ है उसको छेड़ेंगे नहीं अननेसेसरी, ठीक है ना। बस एम्बुलेंस को आने देंगे या उसको ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल पहुंचा देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, अगर मान लो
हाथ जला है या पैर जला है तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है कि जल्दी से जल्दी उसके बैंगल्स और अंगूठी या पैरों में बिछिए वगैरह हैं तो उसको रिमूव कर देना। क्यों? क्योंकि जितना आप लेट करोगे स्वेलिंग आती जाएगी और वो चीज़ वहाँ फंस जाएगी। ठीक है ना? तो ये भी एक फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एज अर्ली पॉसिबल उसके कोई भी घड़ी पहनी हुई है, कोई भी चूड़ियाँ वगैरह हैं, अंगूठी हैं, वो सारी जल्दी से जल्दी हमें रिमूव करनी, बाद में मौका नहीं मिलेगा, है ना? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग इसमें बाद में आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा और कोई भी इजीली रिमूव होने वाली चीज़ें हैं, बेल्ट, शूज़, जो जलते हुए कपड़े, उनको इजीली हो सके तो उसको रिमूव कर देंगे। इजीली क्यों बोला मैंने? क्योंकि यदि कोई चिपका हुआ है उसको नहीं रिमूव करना। जलता हुआ है तो रिमूव कर देंगे, बट अभी वो आग बुझी हुई है तो हम कोई भी चिपकी हुई चीज़ को रिमूव करने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अगर चिपकी हुई है तो वो फफोला होगा, पील ऑफ हो जाएगी स्किन और बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक कर देंगे। फफोले से नुकसान नहीं है, फफोला फूट जाएगा तो नुकसान है, क्योंकि फफोला है तो मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है, अदरवाइज प्रोटेक्टिव कवरिंग हट जाएगी और बैक्टीरिया वगैरह अटैक कर देंगे, एंटर कर जाएंगे, है ना? और क्या करेंगे? डू नॉट रिमूव एनी क्लोथिंग दैट इज स्टक, वो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, जो चिपका हुआ है बर्न बॉडी पार्ट पे उसको रिमूव नहीं करना। रीएश्योर द कैजुअलिटी, उनको रीएश्योर करना है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, बड़ी आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, घबराओ नहीं, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और क्या करना है? मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को रिकॉर्ड करना है कि आराम से वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ना? क्यों रिकॉर्ड करना है? जैसे हमने कल स्टडी किया था, शोक में जाने का पता लग जाएगा। अगर ब्रीदिंग तेज़ हो गई, बहुत तेज़ी सांस ले रहा है, शैलो ले रहा है, मतलब वो शोक में जाने वाला है ना? तो इसलिए हम ब्रीदिंग को मॉनिटर करते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगी। बाकी अपना सेम सिस्टम चलता रहेगा। पल्स को मॉनिटर करेंगे, लेवल ऑफ रेस्पॉन्स को मॉनिटर करेंगे, बातचीत उससे करते रहेंगे एंड वेट करेंगे फॉर हेल्प टू अराइव। ओके? अच्छा, अगर पॉसिबल हो स्किन वहाँ से हट गई है तो हमें क्या करना है कि अगर कोई स्टेराइल कपड़ा या बैंडेज मिल जाए तो उसको उसके ऊपर रख देंगे ताकि बैक्टीरिया का अटैक रोका जा सके और एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, कूलिंग का जो हमने सिस्टम था उसमें क्या करना होता है? कोल्ड वाटर डालना होता है एटलीस्ट 10 मिनट और टिल पेन इज रिलीव। ठीक है ना? 10 मिनट तक लगातार डालते रहो और या पेन रिलीव हो जाए, हो सकता है उसमें पहले ही रिलीव हो जाए, बट ध्यान ये रखना है कि जैसे ही पानी से हटाया फिर पेन शुरू नहीं होना चाहिए। फिर पेन शुरू हुआ होना मतलब अभी और ज़रूरत है। ठीक है? तो पानी में उसको रखना है तब तक जब तक पानी का सोर्स हटाने पर भी पेन ना हो, तो उसको हम कहेंगे अच्छी तरह कूलिंग हो गया। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भी, कोई भी ज्वेलरी वॉचेज वगैरह वो हटा देनी है। अच्छा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स। ये भी हमारा हो गया ब्रीदिंग वाला, स्टेराइल क्लीन क्लोथ से हमें उसको कवर कर देना है। अच्छा, अब आता है कि यदि जो बर्न है वो इलेक्ट्रिक के कारण है तो थोड़ा सा हमें सावधानी की जरूरत है। मेक श्योर दैट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक सोर्स इज ब्रोकन और मेन स्विच इज ऑफ बिफोर टचिंग द कैजुअलिटी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा वहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि जल्दी से बचाने की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा बहादुर नहीं बनना, पहले वो तार हटाना है या मेन स्विच भाग के ऑफ करना है। ठीक है ना? अच्छा, कूल डाउन द इंजरी विद कोल्ड वाटर एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब इसमें कूल कहाँ करेंगे? क्योंकि जब तार से जलता है करंट से तो उसमें बर्न सरफेस एरिया कम होता है, आधी सेंटीमीटर भी नहीं होगा, जहाँ पर तार टच हुआ है उतना सा ही होगा, बट डीप होता है, अंदर के सारे टिश्यू को जला देता है। ठीक है? तो उस केस में हमें उस पार्ट को कूल करना है। ठीक है ना? तो उससे भी क्या होगी, अंदर के टिश्यू बनने से बचेंगे। बट कूल कब करना है? जब सोर्स से हट जाए। ठीक है ना? जलता हुआ वैसे अगर है तो पानी में डाल सकते हैं, बट तार के टच है तो पानी में नहीं डाल सकते। तो इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना? ओके, तो इसमें भी आपको कूलिंग करनी है 10 मिनट तक। अच्छा, अगेन वही है, बिजली से चलने वाले को भी हम रीएश्योर करेंगे, रिकॉर्ड एम्बुलेंस को बुलाएंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, सांस, पल्स, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्स वगैरह देखते रहेंगे, है ना? इसमें भी जो आपका पार्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अंदर गया है
उसको अगर स्टेराइल कपड़ा है तो उसको कवर कर देंगे। अदरवाइज ये एक्चुअली तब देखा जाता है जब बहुत ज़्यादा गहराई से करंट गया हो, थोड़ा बहुत झटका लगा हो तो कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं। एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब आता है केमिकल बर्न यदि हुआ हो तो केमिकल बर्न थोड़ा सा और डिफिकल्ट है ना। कैसे? क्योंकि जो केमिकल बॉडी पर टच है वो कपड़े पे भी लगा हुआ है, तो जब तक उसका सोर्स हटाएंगे नहीं वो जलाता ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स और कोई क्लोथिंग्स टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल। अब केमिकल जैसे ही आप रिमूव करोगे, कैसे करते हैं बेस्ट तरीका, बहुत ज़्यादा पानी उस पर डालते हैं, पाइप से भी पानी डाल सकते हैं, बट इसमें दिक्कत ये है कि पाइप से पानी डलेगा और उसके छींटे आपकी तरफ आ सकते हैं, या वो पानी बहता हुआ आपकी तरफ आएगा और आपके शूज़ वगैरह नहीं है तो वो आपको भी केमिकल जलाएगा। चाहे डाइल्यूट हो जाए फिर भी वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें उसको रिमूव करना है केमिकल को। फ्लशिंग करेंगे पानी की बहुत ज़्यादा डाल के, कोल्ड वाटर, रनिंग वाटर, एटलीस्ट 20 मिनट, ठीक है ना, 20 मिनट तक डालेंगे तब जाके वो सारा का सारा केमिकल वहाँ से हटेगा। अदरवाइज थोड़ी देर हमने डाला, आपको लगा ठीक है, फिर उसके हाथ लगाएंगे तो आपको भी वो नुकसान पहुँचाएगा और उसकी बॉडी को तो चलाता ही रहेगा वो। तो 20 मिनट तक उसको पानी डालना है। पोर वाटर अवे फ्रॉम यू टू अवॉइड स्प्लैश, इस टाइप से डालेंगे आपके पास उसके छींटे ना आए। उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, जेंटली रिमूव एनी कंटामिनेटेड क्लोथिंग वाइल फ्लडिंग द इंजरी। जब पानी वगैरह डाल रहे हैं उसके बाद जो कपड़ा है उसको सावधानी से रिमूव करेंगे, क्योंकि कितना ही पानी डाल दें कपड़े में तो उस केमिकल के कुछ पार्ट रह ही जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको क्लीन शीट से कवर कर दें। अगेन वही सिस्टम होगा, रीएश्योर द क्लाइंट, उसको रीएश्योर करें कोई दिक्कत नहीं है, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, घबराना नहीं है, और उसको अगेन मॉनिटरिंग करनी है, सांस कैसा आ रहा है, पल्स कैसी आ रही है, शॉक में तो नहीं जा रहा, वो सारा डिस्कस करते हुए और उसको हम देखते हुए रहेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए। और एम्बुलेंस आ गई तब हम क्या कर लेंगे, एम्बुलेंस में एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब एम्बुलेंस आती है तो वहाँ के स्टाफ को बताना है कि कौन सा केमिकल से ये बर्न हुआ है, अगर आपको पता है तो, ताकि उसके हिसाब से एंटीडोट वगैरह उसको वहाँ पे यूज़ कर सकें, है ना। और उसकी सीवियरिटी वगैरह का भी इससे पता लग जाता है कि किस टाइप का केमिकल। ओके, आज के लिए इतना ही।